आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल रफ्तार एजुकेशन पे। और आज से हम आपके लिए फिजिक्स का, खास करके एयरफोर्स जो एग्ज़ाम होने वाला है एक्सवाई ग्रुप का, उसके लिए फिजिक्स का एक सीरीज़ स्टार्ट कर जा रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि इस पूरे के पूरे ये प्रैक्टिस सीरीज है तो इसको देखें पूरा। एक 15 क्वेश्चन का सेट है और देख के और बताएं कि ये वीडियो कैसा बना है। और अगर आप हमको अप्रिसिएट करेंगे तो हम इसके बाद और भी बहुत ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। और हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है ताकि आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन आ जाएं। तो आज पहली बार इस सीरीज में ग्रेविटेशन के क्वेश्चन, जो गुरुत्वाकर्षण का क्वेश्चन होता है, उसके सेट को लेके आए हैं और उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं ये सीरीज। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मास इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द। इसका हम हिंदी भी बता दे रहे हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हिंदी कैसे इसका पता कर पाएंगे, तो हम हिंदी साथ साथ बता चलेंगे कि अगर कोई दो मास है, कोई दो द्रव्यमान है, तो अगर उनके बीच की जो दूरी जो डबल की जा रही है तो उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितना होता है। तो आप सबको पता होगा कि जी के फॉर्मूले में कैपिटल जी m1 m2 और अपॉन r² होता है। तो जब r डबल होगा तो जी अपने आप क्वार्टर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। आप सबके सामने नीचे एक्सप्लेनेशन भी कर दिया गया कि एफ इजिकल्स टू जी m1 m2 अपॉन r² है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब r जो है वो डबल होगा तो जो अट्रैक्शन है दोनों के बीच का वो ऑलरेडी 1/4 हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज ए फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, जब अगर हम इक्वेटर टू पोल्स से जाएंगे, मतलब कहने का मतलब कि अगर हम विषुवत रेखा से और ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो जो त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, उसके मान में क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसी हो जाती है? बराबर रहती है दोनों जगह पे, या फिर बढ़ती है या घटती है, या 45 डिग्री तक घटती है उसके बाद बढ़ने लगती है। तो आप सबको पता होगा कि जब जी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो इक्वेटर पे जो कोण बन रहा है वो 0 डिग्री का बनता है और पोल पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और जी डैश इजिकल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा होता है। तो जब हम जी 0 रखेंगे तो कॉस मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा जी होगा वो इक्वेटर पे और कम हो जाएगा और पोल्स पे हाई हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं कि इफ़ वी ई एंड वी पी, यहाँ पे वी ई और वी पी आपको समझा देते हैं कि एक तो एस्केप वेलोसिटी है और दूसरे कोई प्लैनेट की वेलोसिटी है। तो उनका हम दोनों की जो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, दोनों अर्थ की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी है और किसी दूसरे प्लैनेट की वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी ही है। तो दोनों का जो रेडियस में क्या संबंध दिखाया गया है कि एक जो है, एक का रेडियस दूसरे का दुगना है और डेंसिटी दोनों का बराबर है। तो इसमें से कौन सा बराबर होगा? इन चारों ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा। v इजिकल्स टू वी पी, वी इजिकल्स टू वी पी अपॉन 2, वी इजिकल्स टू 2 इंटू वी पी, वी इजिकल्स टू वी पी अपॉन 4। तो इसके लिए हम आपको एक रिलेशन दिखाना चाहेंगे। नीचे देखिए कि v इजिकल्स टू √2 इंटू कैपिटल जी और कैपिटल M अपॉन R होता है। और M यहाँ पे हमने रख दिया रेडियस, मतलब M का जो फार्मूला होता है डेंसिटी और मास में, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और जब आप निकालेंगे तो ये आपका लास्ट में ये निकल के आ जा रहा है 2 इंटू वी ई। तो ये जो चीज़ है हमको यहाँ पे दिख रहा है 2 इंटू वी, यहाँ पे होता है वी इज इक्वल्स टू वी पी अपॉन 2, बी वाले ऑप्शन में। तो हम बी यहाँ पे टिक कर देंगे। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको क्वेश्चन जाहिर करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 11 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ की है वो 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और कोई दूसरा जो प्लेनेट है जिसका जो रेडियस है, त्रिज्या, वो पृथ्वी के मुकाबले दुगना है और डेंसिटी सेम है, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि v इज इक्वल्स टू वी पी अपॉन 2 होता है, या वी पी इज इक्वल्स टू 2 इंटू वी होता है। तो अर्थ के अगर 11 है तो उसकी दुगनी होगी। आपको इसका दिखा भी दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन करके। नीचे देखिए आके आप कि वी पी इज इक्वल्स टू 2 वी ई और यहाँ पे हमारा निकल चुका है 22। तो हम यहाँ पे 22 को टिक कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी पी इज इक्वल्स टू 2 इंटू वी है और 2 इंटू 11 22 किलोमीटर पर सेकेंड आ चुका है। तो इस तरीके से ये रहा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पिछले कई सारे एग्जाम में आ भी चुका है, तो हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स से के लिहाज से बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि कोई दो सेटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, उनके जो रेडियस है वो 1:4 है।
तो रेशियो उनके पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का क्या होगा, मतलब जो घूम रहे हैं चारों तरफ, वो चक्कर काट रहे हैं, उनका रेशियो क्या होगा। तो आप सब ये फार्मूला पढ़ चुके होंगे कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। जाहिर सी बात आर क्यूब आपको दिख ही रहा होगा। तो आर बोल रहा है कि एक आर तो 1 हो गया और एक 4 हो गया। तो जब हम क्यूब करेंगे एक जो 1 तो 1 ही रह जाएगा और ये आपका हो जाएगा 64। और जब इसके ऊपर क्यूब आएगा, सॉरी टी स्क्वायर है तो अंडर रूट आएगा, तो एक के बदले तो एक ही निकलेगा और 64 के बदले 8 निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमको सी ऑप्शन में दिख रहा है कि 1:8 इसका ऑप्शन है। तो ये रहा 5वां क्वेश्चन था। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 6वें क्वेश्चन पे। आप सब देखिए कि ये रिलेशन अभी हम लोग तुरंत पढ़े हों या ना पढ़े हों, लेकिन हम आपको यहाँ पे इसका दिखाएंगे एक्सप्लेनेशन फिर से दोबारा से कि विच इज रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। पहली बात तो बता दें कि एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो कि किसी भी सैटेलाइट को इस अर्थ को छोड़ के जाने के लिए आवश्यक होती है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो कि इस ग्रह से आपको बांधे हुए रखती है। मतलब वो न्यूनतम वेलोसिटी जिसके अंदर अगर आप रहेंगे तो इस अर्थ को छोड़ के नहीं जा सकते। तो इन सब के लिए आपको एक नीचे एक्सप्लेनेशन दिखाना चाहेंगे कि वी इज इक्वल्स टू जो होता है एस्केप वेलोसिटी वो 2gr होता है, और vo जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की भी हम बात कर रहे थे वो gr होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे √2 है, तो बस यहाँ पे हमको दिख गया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो √2 कमी है उसके अंदर, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2 इंटू एस्केप वेलोसिटी। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि g जो है किस पे डिपेंड करता है, मास पे, शेप और साइज पे, या एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, इस पे डिपेंड करता है या फिर इनमें से किसी पे नहीं। आप जब फॉर्मूला याद करेंगे स्मॉल जी का तो उसमें एक ही चीज़ आता है, क्योंकि हाइट घटने बढ़ने से आप सबको पता होगा कि सेंटर पे जो जी की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जब वो हम सरफेस पे आते हैं तो जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एल्टीट्यूड पे तो डिपेंड करता है, लेकिन मास पे कोई डिपेंड नहीं करता है और ना ही शेप साइज पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक बॉडी के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है उसकी वैल्यू। तो बस केवल और केवल एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। ये 7वां क्वेश्चन था हमारा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वैल्यू ऑफ जी, अभी जो जी है वो सेंटर, अर्थ के सेंटर पे कितनी होती है। तो हम सबने अभी आपको बताया कि जो जी की वैल्यू होती है वो सेंटर पे बिल्कुल 0 होती है, क्योंकि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही जिक्र किया था कि एल्टीट्यूड जब बिल्कुल 0 हो जाता है, मतलब अर्थ के सेंटर पे होते हैं हम, तो 0 होता है, और मैक्सिमम मतलब 9.8 होता है। तो निगेटिव ना होता है ना पॉजिटिव होता है, इसमें से केवल और केवल जी 0 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी, ये क्या होगा। मतलब जब हम रोटेशनल स्पीड अर्थ का बढ़ाएंगे, जो घूर्णन गति है, तो जी के वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, घटेगी, बढ़ेगी या नो इफेक्ट। तो अभी आप सबके सामने जो फॉर्मूला दिख रहा है कि जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसमें किसी चीज़ से नहीं मतलब है, हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब है इसके, जब रोटेशनल स्पीड से बोला है तो यहाँ पे इसके सिर्फ और सिर्फ ओमेगा स्क्वायर से मतलब रखेंगे। अब जाहिर देख रहे हैं कि बात कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो माइनस में है, तो जब ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ये जी की वैल्यू कम होगी, और जितना ये कम होगा उतनी ही जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको घटना है। तो घटाने वाला चीज़ हम जितना कम रखेंगे उतनी जो हमारा रिजल्टेंट है, जो परिणाम आएगा वो ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा रखेंगे उतना कम आएगा। तो जाहिर सी बात है कि बढ़ा रहा है तो यहाँ पे जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये पिछले एयरफोर्स एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने, अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अभी हमने आपको बताया था कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके होता है, टी स्क्वायर जो होता है हमारा प्रोपोर्शनल वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अपॉन 2 चला जाएगा, तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वही सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो कैपिटल जी होता है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये किस पे डिपेंड करता है। तो आप सबको हम बता दें कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है,
तो वो कभी किसी पर डिपेंड कर ही नहीं सकती है, वो बिल्कुल फिक्स होती है। तो इनमें से वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगी। हमेशा याद रख लीजिए, आप सबको पता होगा कि जो जी की वैल्यू होती है वो 6.678 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किग्रा स्क्वायर होती है। तो वो फिक्स होती है, इनमें से किसी पर डिपेंड नहीं करेगी, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी सैटेलाइट या किसी भी तत्व को इस पृथ्वी से बांधे हुए रखती है। तो इसमें कुछ भी जानना नहीं है, ये सब आपको किताबों में मिल जाएगा कि कैपिटल जी M×M और अपॉन 2R होता है। तो इसमें हम डायरेक्टली टिक कर रहे हैं ए ऑप्शन और चल रहे हैं आगे की तरफ। हमारा जो 13वां क्वेश्चन है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एस्केप ऑफ द बॉडी विल बी। वो कम से कम एनर्जी जो कि किसी बॉडी को इस अर्थ से बांधे हुए, इस पृथ्वी से बांधे हुए रखती है, इनमें से कौन है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं जानना है, बस सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि जी कैपिटल M×M और अपॉन R ये होता है, ये इसका वैल्यू है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा इंग्लिश देख के घबराइएगा मत, इसका हिंदी में आपको समझा दे रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट है कोई, मान लीजिए, और सरफेस से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो वो इनमें से किस पे इंडिपेंडेंट होता है। अब इंडिपेंडेंट इसमें से एक और बात बता दें कि यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, या रेडियस ऑफ द प्लैनेट और डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन। यहाँ पे प्लैनेट का कहने का मतलब है कि अर्थ से बात कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जो चीज़ यहाँ से प्रोजेक्टेड की जा रही है उसकी बात हो रही है, और रेडियस तो पता ही है कि यहाँ पे अर्थ की ही बात हो रही है, जो प्लैनेट दिया होगा वो। तो कुल मिला जुला के एस्केप वेलोसिटी में से किस पे इंडिपेंडेंट होती है। तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे कि जो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 कैपिटल जी अपॉन M और ये R, जो उस प्लेनेट का रेडियस होगा। तो इनमें से आपको क्या क्या दिख रहा है। पहली बात तो ये कि मास ऑफ द प्लेनेट तो कहीं नज़र हमको आ नहीं रहा है, हाँ, लेकिन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ये चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपको मास और अर्थ की रेडियस दोनों नज़र आ रही है। अर्थ की या जो भी प्लेनेट की बात हम कर रहे हैं, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और रेडियस ऑफ द प्लेनेट, दो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ये दोनों का दोनों आप देख लीजिए, और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। 15वां हमारा क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एक्सेलरेशन। कैपिटल जी के बारे में, स्मॉल जी के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, तो आज हम उसी स्मॉल जी के बारे में बात करेंगे कि होता कैसे। पहले इसके बारे में एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, एक फार्मूला। जो स्मॉल जी होता है जी डैश, वो ओरिजिनल जी जो आपका 9.8 होता है, और 1 माइनस, ये फार्मूला आप सब याद रखिएगा, डेप्थ और अपॉन में R होता है। तो जाहिर सी बात है कि अब डेप्थ, पहले ऑप्शन पे चलते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा बोल कह रहा है कि जी 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब जी 0 कैसे होगा कि नहीं होगा, तो अगर डी 0 हुआ तो कहने का मतलब है कि अगर ऊपर 0 हो गया तो पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो आर की बात कर रहा है, मतलब रेडियस यहाँ पे ये ही 0 हो जाएगा। अब 0 ये कहने का मतलब है कि जी जो जी डैश है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो पहला हमारा जो ए ऑप्शन है वो तो सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि जी डिक्रीजेज इन मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर। अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हम सेंटर से दूर जा रहे हैं तो ये और बड़ा होता चला जाएगा। ये जो आपको डी दिख रहा है ये बड़ा जितना होता चला जाएगा तो माइनस में है, तो ये गलत हो जाएगा, जी डिक्रीज नहीं होगा। और जी डिक्रीजेज इन मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर, अगर ये जितना ज़्यादा होगा, कैपिटल आर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जितना ज़्यादा होगा इसके जो रेडियस है तो वो इतना ही वो कम होता चला जाएगा। तो ये जो बी और सी ऑप्शन है ये दोनों सेम ऑप्शन है, लेकिन आपको देखना होगा कि यहाँ पे ये जो रिलेशन दिखाया है, एक में जो स्मॉल आर है वो बड़ा है और एक में कैपिटल आर वो बड़ा है। तो यहाँ पे ये डी अपॉन कैपिटल आर था। तो अगर आर छोटा हुआ तो जी की वैल्यू तो बढ़ती चली जाएगी, और अगर आर बड़ा हुआ तो जी की वैल्यू घटती चली जाएगी यहाँ। लेकिन यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन में डिक्रीजेज बोला है, तो यहाँ पे हम सी वाला ऑप्शन टिक करेंगे।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एयरफोर्स एग्जाम में, तो आप सब देख लीजिए। और आप सबसे एक ही विनती है कि ये हमारा आज का जो 15 क्वेश्चन है उसका सेट पूरा हो चुका है, और आप देखिए, हमको यूट्यूब कमेंट में आके बताइए, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आके बताइए कि कैसे ये बना है सेट। और अगर आपने अप्रिशिएट किया, अगर आपने चाहा तो और भी वीडियोज़ आएंगे। तब तक के लिए ये देखिए और पसंद करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइए कि कैसा बना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।